हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे द्वारा अभी फ़िलहाल हर विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा की जा रही है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास, भारत का इतिहास, अर्थशास्त्र, इन सारे विषयों पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन सारे टॉपिक पे जो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मैं आगे इसका वीडियो मैं बनाते रहूँगा। ये मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा, बिहार पैरामेडिकल, बिहार आईटीआई, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, जो भी जिस भी एग्ज़ाम में इतिहास के प्रश्न, मध्यकालीन भारत का प्रश्न पूछा जाता है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ये वीडियो तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न समय को न लेते हुए प्रश्न को शुरू करते हैं कि हिंद मतलब भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग था। हिंदू शब्द का सबसे पहला बार प्रयोग अरब वासियों ने किया था। अरबों ने, अरब के लोगों ने, अरब के जो विदेशी आक्रमण लोग आए थे, उन लोगों ने हिंद यानी हिंदुस्तान को हिंदू शब्द से प्रथम बार प्रयोग किया। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म। तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं। इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी में मक्का में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रश्न और है, एक जैसे हम लोग पढ़ते हैं शक संवत, हिजरी संवत, विक्रम संवत, गुप्त संवत। तो हिजरी संवत जो था ना, हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में किया गया था। क्योंकि 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब मुस्लिम धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, जिनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे मक्का, तो मक्का कहाँ है? तो मक्का जो एक जगह है, ये सऊदी अरब में पड़ता है। सऊदी अरबिया, मक्का जो मक्का मदीना जो मुसलमानों का तीर्थ स्थल है, वो कहाँ है? तो सऊदी अरब में है। क्वेश्चन नंबर 4 देखता है कि भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो भारत में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। ये जेपीएससी में पूछा क्वेश्चन है। हम एक बार एसएससी एमटीएस का एग्जाम देने गए थे, उसमें ये क्वेश्चन पूछी गई थी। आइए क्वेश्चन आगे देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब हुई? तो यही मोहम्मद बिन कासिम था जो भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण के रूप में किया था और सिंध नामक स्थान पे विजय भी प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 6 भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? बस आपको देखिए, मेरे क्लास से फ़ायदा क्या होगा कि प्रश्न से प्रश्न, ऑप्शन में जो है उन सारे ऑप्शन के ऊपर मैं चर्चा करता हूँ। और क्योंकि आप एक प्रश्न देखेंगे, उससे 3 प्रश्न आपको कंप्लीट हो जाएगा। 712 में मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी आया। कब? तो 712। इसका नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन कासिम। तो उसी तरह का 3 प्रश्न आप लोगों को मिला कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम आया कब था? तो 712 ईस्वी में आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम था। तो मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था? तो मोहम्मद बिन कासिम अरब का था। यही अरब लोग हिंदुस्तान में हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा चंदेल शासक मोहम्मद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था? सबसे पहले देखते हैं कि चंदेल, तो चंदेल वंश था। इस वंश के संस्थापक जो थे नन्हुक थे। नन्हुक, चंदेल वंश के संस्थापक नन्हुक। ठीक है, तो मोहम्मद गजनबी भी भारत में आक्रमण करने के उद्देश्य से आया था। मोहम्मद गजनबी 17 बार भारत में आक्रमण किया था। ठीक है, 17 बार भारत में आक्रमण किया था। ये जो सोमनाथ मंदिर है, उस पर भी आक्रमण मोहम्मद गजनबी के द्वारा किया गया था। तो विद्याधर नाम का एक राजा हुआ करते थे, एक शासक हुआ करते थे, जो चंदेल वंश से संबंधित थे, जो मोहम्मद गजनबी से पराजित नहीं हुए थे। मोहम्मद गजनबी से लोहा लिए थे, जीत चुके थे। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार। तो मोहम्मद गजनबी जब भारत आया था ना, तो उस समय क्या करता था सब ना, कि इतिहासकार को लेके चलता था कि हम जाएंगे, क्या क्या काम करेंगे, उन चीज़ों को एक पुस्तक में लिखने का काम करेगा। तो अलबरूनी नाम का जो इतिहासकार है, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था।
ठीक है। इब्न तूता के बारे में मैं बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको शॉर्ट में MBT बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। इसका एक पुस्तक है रेहला, जिस पुस्तक में रेहला एक पुस्तक है जो कि बताता है इनके बारे में। इब्न तूता की पुस्तक रेहला है। अलबरूनी जो कि मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। सबसे पहले तो देखते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितने हैं? 18 है, ठीक है। वेद की संख्या कितनी है? 4 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। सबसे प्राचीनतम पुराण तो मत्स्य पुराण को कहा जाता है। 5-6 प्रश्न क्लियर। अब पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो अलबरूनी जो था, ये मोहम्मद गजनी के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। मोहम्मद गजनी कहाँ का था? तो अरब का। मोहम्मद गजनी के साथ आया था अलबरूनी, जो कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था, ठीक है। पुराण को पढ़ने के लिए पुराण को पढ़ा था। हाँ। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत कराए? तो देखिए, मोहम्मद गजनवी जो था ना, संस्कृत लेख लिख के सिक्का जारी करता था। जैसे आज भी हम लोग सिक्का देखते हैं, किसी पे इंदिरा गांधी का चित्र होता है, किसी पे अटल जी का चित्र होता है, अलग अलग तरह का लेख लिखा हुआ होता है, हिंदी में लिखा हुआ होता है। तो उस समय संस्कृत में लिख करके चांदी का सिक्का निर्गत करने वाला मोहम्मद गजनी था, जो कि भारत में आक्रमण करने वाला आया था, आक्रमणकारी के रूप में भारत में आया था। सोमनाथ मंदिर पे 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो 1192 में मोहम्मद गोरी। देखिए, एक यहाँ पे मोहम्मद शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम, तीनों अलग अलग नाम है। तीनों को एकदम अच्छी तरह से याद रखना होगा। इसका PDF के लिए आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम पे इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगी। और कोई भी जानकारी होगी, और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अपना परिवार बड़ा हो तो और हम लोग अच्छी तरह से काम कर सकें। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान में। उसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों के साथ युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ, पृथ्वीराज चौहान हार गए। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज थर्ड यानी पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जानते हैं। 1192 ईस्वी में उत्तर भारत में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी भारत को जीता था, जो कि किससे जीता था? तो पृथ्वीराज चौहान से जीता था। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। बस, तो 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध आपको हम पिछले क्वेश्चन में बता दिए थे कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान विजय हुए, मोहम्मद गोरी हार गया। फिर यहाँ पे तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, उसी में वो जीता, और जीतने के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति स्थापित कर ली गई। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं कि मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित करने वाला शासक भीम द्वितीय था, जो कि गुजरात साइड में यह शासन किया करता था। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले भीम द्वितीय ने पराजित किया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के पास आया, तो पृथ्वीराज चौहान भी उसको पहला युद्ध में पराजित किए, दूसरा युद्ध में वो हार गए थे, और उसी हारने के बाद भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, तो पृथ्वीराज चौहान तो हार चुके थे तराइन के द्वितीय युद्ध में। तो चंदावर का जो युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? मोहम्मद गोरी फिर पराजित करता है जयचंद को किस युद्ध में? तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में होता है। यहाँ ऑप्शन में तराइन का प्रथम 1191, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय, इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। इसी युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना कर दी जाती है। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाया था?
तो मोहम्मद गोरी एक ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने अपने सिक्के पर लक्ष्मी जी का मूर्ति, लक्ष्मी जी का फोटो, लक्ष्मी जी का जो फिगर था, देवी लक्ष्मी की आकृति बनवा के वही सिक्का चलाया करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे देखते हैं कि भारत में मोहम्मद गोरी को किसने प्रथम अक्ता प्रदान किया, यानी कि मोहम्मद गोरी भारत में आक्रमण किया, भारत को जीता, मुस्लिम राज्य की स्थापना किया, लेकिन एक अपना दास, एक अपना व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में छोड़ दिया, और यही कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना करता है, जो कि दिल्ली सल्तनत में हम लोग पढ़ेंगे आगे। आगे मध्यकालीन भारत ही चल रही है। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, दास वंश, मामलुक वंश के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो मोहम्मद गोरी भारत में जीता, भारत में जीतने के बाद इसका एक दास था, इसका एक दास कहिए, उसका सेनापति कहिए, जो भी कह सकते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में छोड़ दिया, और कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ने के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत में पहला वंश दास वंश, इस दास वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1209 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद से धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत आगे बढ़ता चला गया, और दिल्ली सल्तनत में अलग अलग 5 वंश स्थापित हुए। हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, बस हम लोग मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों को एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करता चाहूँगा। अगर ये सब वीडियो पसंद आ रहा होगा तो कमेंट करें, जहाँ भी नहीं समझ में आ रहा वहाँ भी कमेंट करें, मैं अगले वीडियो में सुधारने का प्रयास करूँगा। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया? सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को स्पष्ट रूप से समझते हैं कि मोहम्मद गोरी, ठीक है, आया, मुस्लिम राज्य की स्थापना किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली में छोड़ दिया, भारत में छोड़ दिया, दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। लेकिन इसका एक और दास जो कि बिहार को विजय प्राप्त किया। हम लोग जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, उसका स्थापना कौन किया? तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापना किया था, जो कि गुप्त वंश का शासक था। ठीक है। बंगाल और बिहार में बख्तियार खिलजी एक ऐसा आताताई शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ये नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया था, और यही आग लगाने की घटना तो हम लोगों को पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में को ध्वस्त करने का काम बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। बख्तियार खिलजी कौन था? तो मोहम्मद गोरी ने बंगाल और बिहार को विजय प्राप्त करने के बाद बिहार को बख्तियार खिलजी के हाथ में सौंप दिया, और भारत को यानी दिल्ली को कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में सौंप के फिर अपना वो चला गया, और ये दोनों बिहार में और वो दिल्ली में शासन स्थापित कर लिए। फिर से आगे का इतिहास हम लोग धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फिर मैं बता दूं कि ये वीडियो पैरा मेडिकल के लिए फुलफिल होगा, बिहार ITI के छात्र के लिए भी अच्छा होगा, बिहार पुलिस के भी जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, बिहार में जितनी भी एग्ज़ाम है, बिहार नहीं, जिन भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री पूछे जाते हैं, इतिहास का प्रश्न पूछा जाता है, उन सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलते चलते ये 2 पंक्ति आपको सुना दूं कि मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें, ये तो गलत बात है। धन्यवाद।